नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर से हूँ। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का टॉपिक राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीनी संविधान का टॉपिक है। इस पर मैं आज अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। जनवादी चीन के शासन का रूप संसदीय है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है और राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। राज्य परिषद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी रखा गया है। जिन दिनों राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो, राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी समझी जाती है। स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस क्या है? तो एक तरह से राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीनी संसद है। चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती है और जबकि विश्व के अन्य देशों में द्विसदनीय विधानमंडल देखने को मिलते हैं। 1954, 1975 तथा 1978 के संविधानों में विधानमंडल एक सदनीय था चीन में। 1982 के चीन के नए संविधान में इसी व्यवस्था को बनाए रखा गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले उसको पद से हटाया जाता है। इसके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। कुछ विशेष सुविधाएं मिली होती हैं, उनका ये पूर्ण रूप से उपभोग करते हैं। अब अगला हेडिंग में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य क्या है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस की? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस शासन तंत्र का सर्वोच्च अंग है। अन्य देशों में संसदात्मक व्यवस्थापिकाओं की व्यवस्था संस्थाओं के विधायी कार्यों की भांति ये भी संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्यों का संपादन करती है। इसे संविधान में संशोधन करने, कानून बनाने एवं शासन तंत्र पर नियंत्रण करने का अधिकार इसको दिया गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रमुख शक्तियाँ नंबर 1, विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ। संपूर्ण चीन के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय जन कांग्रेस है। इसकी विधायी शक्ति पर न तो न्यायपालिका कोई अंकुश है और न ही राष्ट्रपति का अर्थात कार्यपालिका का कोई अंकुश है। इसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून निर्माण का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस को सामान्य विधि निर्माण की शक्ति के साथ ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है। 1982 के संविधान में यह उपबंधित किया गया है कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। विधायी तथा वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त चीन के संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को विधायी शक्तियाँ, व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे निर्वाचन की शक्तियाँ। कांग्रेस चीनी जनवादी गणराज्य के सभापति और उपसभापति तथा सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरेट के मुख्य प्रोक्यूरेटर का निर्वाचन करती है। यह अपनी स्थायी समिति का निर्वाचन करती है। नंबर 2, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। यह दल की केंद्रीय समिति तथा राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों और उसके उप प्रधानों की भी नियुक्ति करती हैं। पद से मुक्त करने की शक्तियाँ। राष्ट्रीय जन कांग्रेस को देश के सभापति, उपसभापति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों तथा परिषद के मंत्रियों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों और उसके उप प्रधान को हटाने का अधिकार प्रदान किया गया। यह सर्वोच्च जन न्यायालय के प्रधान और प्रोक्यूरेटर को भी हटा सकती है। कार्यपालिका जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी। राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने तथा सरकार की नीति की आलोचना करने का अधिकार है। संविधान को क्रियान्वित करने तथा युद्ध शांति के निर्णय करने का अधिकार। राष्ट्रीय जन कांग्रेस देश में संविधान को संशोधन लागू कर सकती है और उसका पालन कराती है। यह युद्ध व शांति के प्रश्नों पर निर्णय करती है। सीमाओं को स्वीकृति देने की शक्ति। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को प्रांतों, स्वायत्तशासित क्षेत्रों तथा केंद्रीय शासित नगरपालिकाओं की स्थिति तथा सीमाओं को स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। सामान्य क्षमा का अधिकार। राष्ट्रीय जन कांग्रेस को सामान्य राज्य क्षमा
प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, राष्ट्रीय जन कांग्रेस को 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 64 संविधान में संशोधन का प्रस्ताव स्थायी समिति और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा प्रेषित और कांग्रेस के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किए जाने पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं और इसके अलावा चीन में आज भी दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है, लेकिन फिर भी चीन में साम्यवादी जो सरकार है, ये एक तरह से क्या है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो अच्छी तरीके से वहाँ पर शासन चल पा रहा है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वजह से। राष्ट्रीय कांग्रेस की वास्तविक स्थिति क्या है? सदस्यों का पूर्णकालिक राजनीतिक न होना। इसमें कोई भी सदस्य पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं बन सकता। अधिक सदस्य संख्या तथा अल्पकालीन अधिवेशन, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों की एक तरफ तो संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये संस्था प्रभावी विधान संस्था का कार्य नहीं कर पाती। दूसरी तरफ इसके अधिवेशन बहुत कम अथवा समय के लिए ही होते, कुछ समय के लिए ही होते हैं। साम्यवादी दल का प्रभाव, चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की व्यवहारिक शक्ति में पतन का एक अन्य कारण साम्यवादी दल का सर्वोच्च वर्चस्व है। राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र कार्य साम्यवादी दल के निर्णय व नीतियों का समर्थन करने, वैधता प्रदान करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं व्यवहार में चीन की राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्य केवल अन्य संस्थाओं द्वारा पहले से लिए गए निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना मात्र है। तथापि चीन की राजनीतिक प्रणाली में इसका अपना महत्व है। हॉफनहाइमर के शब्दों में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्थापिका विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद।